अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले मीडियम के डाटा की बात करें तो सेफ्टी के मामले में एयर ट्रैवल को महफूज तरीन माना जाता है, जहां रोड ट्रैवल, ट्रेन और समंदरी सफ़र के मुकाबले में सबसे कम हादसा होते हैं। लाइफ में एक बार कभी ना कभी तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि रोड पर जाते हुए अचानक आपकी बाइक या गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए। यकीनन ये एक फ्रस्ट्रेटेड और परेशान कर देने वाली सिचुएशन है, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि एटलीस्ट आपको उम्मीद होती है कि कोई आपको यहाँ से लिफ्ट दे देगा या पास ही पेट्रोल पंप होगा जहाँ से आप पेट्रोल ला सकते हैं। लेकिन जब आसमान में 40,000 फीट ऊंचाई पर आधे रास्ते के अंदर आपके जहाज़ का फ्यूल ख़त्म हो जाए, इसकी पावर सप्लाई ख़त्म होने से आप किसी को इमरजेंसी मैसेज भी ना भेज पाएँ और इस जहाज़ में मौजूद 61 लोगों की ज़िंदगियों का फैसला सिर्फ आपको चंद मिनटों के अंदर करना हो, तो यकीनन अब आपको अपनी ये परेशानी महसूस नहीं हो रही होगी। कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ 1983 के अंदर एयर कनाडा फ़्लाइट 143 के साथ। हुआ कुछ यूँ कि इस वाक़े से एक दिन पहले ये फ़्लाइट टोरंटो से एडमिंटन गई, जहाँ पर इसे जहाज़ का रूटीन का चेकअप करवाना था। 23 जुलाई 1983 की सुबह ये जहाज़ यहाँ से एक बार फिर मॉन्ट्रियल की तरफ रवाना हो गया, जहाँ पहुंचकर फ़्लाइट मेंबर्स को अपनी ड्यूटी एक्सचेंज करना थी। अब जहाज़ के कप्तान की जगह कैप्टन रॉबर्ट पेयरसन ने ले ली, जिनके पास 15,000 घंटे का फ़्लाइट एक्सपीरियंस था, जो कि एविएशन के अंदर मोस्ट सीनियर लोगों के पास ही होता है। इनके साथ फर्स्ट ऑफिसर थे मैरिस किंटॉल, जिनके पास 7,000 घंटे का फ़्लाइट एक्सपीरियंस था। यहाँ पर समझने की बात यह है कि कनाडा इस वक्त अपने पुराने मेजरमेंट सिस्टम यानी कि इंपीरियल सिस्टम को न्यू मैट्रिक सिस्टम के अंदर अपग्रेड कर रहा था। ये दोनों यूनिट मेजरमेंट सिस्टम थे जो कि उस वक्त दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो रहे थे, और यही अपग्रेड ही इस हादसे की सबसे बड़ी वजह बन गई, क्योंकि कैनेडियन एविएशन इस वक्त तमाम नए 767 जहाज़ों के अंदर नया मैट्रिक सिस्टम इस्तेमाल कर रही थी, जबकि बाकी सभी पुराने जहाज़ों के अंदर पुराने इंपीरियल सिस्टम यूनिट का इस्तेमाल किया जा रहा था। एयर कनाडा फ़्लाइट 143 भी एक नया 767 जहाज़ ही था। इस जहाज़ के अंदर फ्यूल भरने वाली टीम को 22,300 किलोग्राम फ्यूल भरने के लिए कहा गया, इसलिए उन्होंने 20,300 किलोग्राम की जगह 20,300 पाउंड फ्यूल इस जहाज़ के अंदर भर दिया, जो कि सफ़र के लिए बिल्कुल आधा था। यहाँ पर फ्लाइट क्रू की जिम्मेदारी थी कि वो फ्यूल लेवल को चेक करते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और बिना चेक किए ही फिलिंग टीम को कंफर्मेशन दे दिया कि सब कुछ ठीक ठाक है। टेक ऑफ के कुछ ही टाइम के बाद कप्तान को 41,000 फीट की बुलंदी पर एक सिग्नल दिखाई देता है, जो बताता है कि अचानक से इस जहाज़ के एक लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। ये लोग मॉन्ट्रियल से फ्यूल भरकर वापस एडमिंटन जा रहे थे, मगर लेफ्ट इंजन बंद होते वक्त वो आधे रास्ते के अंदर थे, जिसका मतलब कि इन्हें फ़ौरन इमरजेंसी लैंडिंग करना थी, और वो भी बिना जहाज़ पर मुकम्मल कंट्रोल के। आप जानते हैं कि जहाज़ कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि रोड पर खड़े हुए जहाँ भी कोई जगह मिले वहाँ पर इसे पार्क कर दें। इसके लिए स्पेशल रनवेज की ज़रूरत होती है, जहाँ पर कोई और चीज़ इसके सामने ना आ सके। इनके सबसे करीब था विनीपेग एयरपोर्ट, जहाँ पर कैप्टन का ख्याल था कि वो इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट इंजन के बंद होने के कुछ ही टाइम के बाद राइट इंजन भी अचानक बंद हो गया। तब जाकर पायलट को एहसास हुआ कि ये कोई टेक्निकल मसला नहीं बल्कि जहाज़ का फ्यूल ख़त्म हो चुका है, जिसने इनके होश उड़ाकर रख दिए। 41,000 फीट की बुलंदी और 61 मुसाफिरों के साथ जैसे ही दोनों इंजन बंद हुए, जहाज़ की टरबाइन भी बंद हो गई, जो कि इसके इलेक्ट्रिक सिस्टम को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती हैं, जिसका मतलब कि इस जहाज़ का सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम और राब्ते के लिए कम्युनिकेशन का सिस्टम भी बंद हो गया। मगर खुशकिस्मती से दोनों टरबाइन हवा की मदद से आहिस्ता आहिस्ता घूम रहे थे, जिससे बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी, जो कि सब ऑपरेटिंग मॉनिटर्स को नहीं चला पा रही थी, इसीलिए कुछ मैनुअल सिस्टम ही काम कर रहे थे। इस सूरत हाल में कैप्टन पेयरसन और इनके फर्स्ट ऑफिसर को कुछ ही मिनटों के अंदर वो फैसला करना था जो कि इनकी और इस जहाज़ में बैठे 61 मुसाफिरों की ज़िंदगी और मौत की वजह बनता। उन्होंने जल्दी से 767 का इमरजेंसी मैनुअल खोला, ये देखने के लिए कि अगर जहाज़ के दोनों इंजन बंद हो जाएं तो इन्हें क्या करना चाहिए, मगर बहुत ढूंढने पर इन्हें पता चला कि इस मैनुअल के अंदर ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि इससे पहले एविएशन हिस्ट्री के अंदर ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं है। लिहाजा मैनुअल बनाने वाली टीम ने कभी सोचा ही नहीं था कि फ्यूचर के अंदर भी ऐसा कभी हो सकता है। जहाज़ के पायलट पेयरसन ने इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया, मगर मसला ये था कि लाइट ना होने की वजह से जहाज़ की ऊंचाई बताने वाला और स्पीड बताने वाले इंडिकेटर काम नहीं कर रहे थे। कैप्टन पेयरसन ने अपना पूरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हुए 400 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर इसे नीचे की तरफ ग्लाइड करवाना शुरू किया, कुछ मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बताए गए सफ़र के मुताबिक, जो कि विनीपेग एयरपोर्ट तक था। कैप्टन को अंदाज़ा हुआ कि वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाते हुए बहुत ही कम रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।
जिसकी वजह से वो एयरपोर्ट पर कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इसी दौरान फर्स्ट ऑफिसर को अपने एक पुराने एयरबेस गिमली की याद आई, जहां पर वो पहले काम कर चुके थे। ये छोटा सा एयरपोर्ट बहुत पास में भी था। सो एयर ट्रैफिक कंट्रोल और कैप्टन पियर्सन ने यह फैसला किया कि शायद वो वहां तक पहुंच सकते हैं। मगर यहाँ पर भी एक मसला था कि किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये जगह एयरपोर्ट से बदलकर अब एक रेसिंग ट्रैक के अंदर बदल चुकी है। और सबसे बढ़कर के इस वक्त ये जगह खाली भी नहीं थी, बल्कि इस पर एक रेस अभी भी ना सिर्फ चल रही थी, बल्कि पूरा का पूरा स्टेडियम लोगों से भरा हुआ था। खुशकिस्मती से रेसिंग ट्रैक का ड्रैग स्ट्रिप यानी जहां पर ड्रैग रेसिंग की जाती है वो जगह खाली थी और कैप्टन ने इसी जगह पर लैंडिंग का फैसला किया। लैंडिंग गियर्स को ग्रेविटी ड्रॉप का इस्तेमाल करके बाहर निकाला गया, लेकिन ये पूरी तरह से बाहर नहीं आए। लेकिन अभी भी किसी भी किस्म की लैंडिंग के लिए इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। सबसे ज़्यादा खतरा इस बात का था कि जहाज़ के दोनों इंजन बंद होने की वजह से ये किसी भी तरह की आवाज़ पैदा नहीं कर रहा था और ना ही इसकी लाइट्स ऑन थी, जो स्टेडियम में बैठे हुए लोगों को ये बता सकती कि कोई जहाज़ खामोशी से इनकी तरफ बढ़ रहा है। जहाज़ का नोज व्हील यानी कि अगला पहिया, जो कि ग्रेविटी ड्रॉप की वजह से ठीक से खुल नहीं पाया था, और दूसरा बिजली पैदा करने वाले ब्लेड्स अब जहाज़ के लैंडिंग के वक्त इसके सीधा होने की वजह से बिल्कुल आहिस्ता हो गए थे। इसीलिए जहाज़ के स्टीयरिंग सिस्टम को पायलट के लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। ज़मीन पर लैंड होते ही सामने का नोज व्हील, जो कि ठीक से नहीं खुला था, कैप्टन के ब्रेक लगाने की वजह से फौरन अंदर चला गया। इस जहाज़ ने अच्छा खासा बाउंस लिया और दोबारा ज़मीन से टकराया और बिल्कुल इसी तरह से घसीटता हुआ आगे की तरफ चलता रहा। इस ड्रैग की वजह से प्लेन की स्पीड काफ़ी हद तक कम हो गई। अगर ये फ्रंट व्हील पूरी तरह से खुल जाता और अंदर नहीं जाता तो पूरी ब्रेक लगाने पर भी ये जहाज़ आहिस्ता नहीं हो पाता, और जहां पर लोगों का क्राउड बैठा हुआ रेस देख रहा था वहां पर जाकर ये जहाज़ यकीनन इनसे टकरा जाता। कैप्टन ने यह देखकर पिछले ब्रेक भी पूरी तरह से लगाए, जिससे पीछे का ब्रेकिंग सिस्टम टूटकर यह जहाज़ पीछे की तरफ से भी ज़मीन से टकराया और फ्रिक्शन से इसकी रफ्तार मजीद कम हो गई और आखिरकार ये जहाज़ अचानक रुक गया। दोनों इंजन फेल होने और बिना किसी फ्यूल के ये जहाज़ 17 मिनट के अंदर ज़मीन पर सही सलामत मौजूद था। खुशकिस्मती से किसी भी मुसाफिर को कोई गहरी चोट नहीं आई थी। कैप्टन पियर्सन को फ्यूल चेक ना करने पर, लापरवाही करने पर 6 महीने और फर्स्ट ऑफिसर को 2 हफ्तों के लिए टर्मिनेट कर दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ प्लेन को हिफाजत से लैंड करवाने पर आउटस्टैंडिंग एयरमैनशिप की वजह से इन दोनों को अवार्ड भी दिया गया, जिसके बाद भी इन दोनों ने अपना पायलट करियर जारी रखा। जबकि ये प्लेन 767 भी कुछ मेंटेनेंस के बाद एक बार फिर से एयर कनाडा के अंदर शामिल हो गया और आखिरकार 2008 में 25 साल के बाद इसे रिटायर कर दिया गया। इस प्लेन में मौजूद हर एक मुसाफिर वो 17 मिनट अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी हवाई जहाज़ के अंदर कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो कि आप कभी ना भूल सकते हो? और अगर आप इन मुसाफिरों की जगह होते तो क्या करते? आपकी इस टाइम के अंदर क्या कंडीशन होती? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।